हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। ये है अपनी हिंदी अनिवार्य की क्लास। आज चौथा भाग है। इस चौथे पार्ट में करेंगे व्याकरण से रिलेटेड और जो अलंकार वाला अपना भाग है उससे संबंधित प्रश्न इसमें आज की क्लास में ज़्यादा लिए हमने। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि यहाँ पे देखिए कि शब्द की आद्याशक्ति किसे कहा जाता है। जो अपनी शब्द शक्ति है उसमें से आपको बताना है। 3 शब्द शक्तियाँ होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। पहला ऑप्शन है अभिधा को कहा जाता है, दूसरा है लक्षणा को, तीसरा है व्यंजना को और चौथा है आर्थी व्यंजना को। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताइए बच्चों। इसका करेक्ट आंसर रहेगा कि जो अभिधा शब्द शक्ति होती है उसे उसे हम शब्द की आद्या शक्ति कहते हैं। आद्या शक्ति मतलब पहली शक्ति, प्राथमिक शक्ति, मूल शक्ति। तो यह है अभिधा शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है बच्चों दूसरा। इसका राइट आंसर है अभिधा शब्द शक्ति को शब्द की आद्या शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है कि क्रिया के क्या होने पर भी फल की उत्पत्ति होती है वहां पे अलंकार होता है। तो जहां क्रिया क्रिया का मतलब होता है ना, जैसे गतिविधि होना, कोई भी कारण होना। तो कारण अगर निषेध है, कारण के न होने पर भी जब कार्य संपन्न हो जाए, हमने देखो पिछली क्लासों में भी देखा है कि कारण के न होने पर भी जहां कार्य संपन्न हो जाए वहां पर विभावना जो है वो अलंकार होता है। तो हमने देखो उदाहरण देखा था जैसे कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसी तरीके से जहां क्रिया का निषेध है ना, क्रिया का निषेध है और वहां कारण हो जाता है तो वो विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है कि हलधर के प्रिय है सदा केशव और किसान। अब देखो भाई कि एक शब्द आया है हलधर, है ना, ये हलधर शब्द आया है। इस हलधर के 2 अर्थ हैं। जहां पे शब्द का रिपीटेशन नहीं हो रहा हो, जहां शब्द की आवृत्ति नहीं होती और वहां पर उस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो वहां पे अलंकार होता है बच्चों। कौन सा होता है? श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ होना। चिपका हुआ होना मतलब एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। चिपका हुआ होना, तो एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। तो शब्द है हलधर और इस हलधर का देखो कि इस पंक्ति में उपयोग किया गया शब्द हलधर जो है ये बलराम और बैल दोनों के अर्थ को दर्शाता है। तो ये हलधर जो है, बलराम और बैल जो है, ये केशव के भी प्रिय हैं और किसान के भी प्रिय हैं। तो हलधर यानी कि बलराम और हलधर यानी कि किसान। तो इसीलिए यहाँ पे एक शब्द के 2 अर्थ हुए। तो ऐसे इसीलिए इस पंक्ति में श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि काव्य का सौंदर्य केवल शब्दों या वर्णों के सुंदर प्रयोग से बढ़ जाने पर वहां पे कौन सा अलंकार होता है। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और जो है उभय अलंकार। तो जहां पर काव्य में सौंदर्य केवल शब्दों या वर्णों पर आधारित हो वहां पे शब्दालंकार होता है। जहां अर्थ पर आधारित हो काव्य सौंदर्य वहां पे अर्थालंकार होता है। और जहां दोनों पर आधारित हो वहां पे उभय अलंकार होता है। तो सही जवाब रहे ऑप्शन इसका शब्दालंकार। नेक्स्ट है हमारा अगला 5वां प्रश्न कि पाठक या श्रोता की कल्पना शक्ति शब्द का कोई नया अर्थ गढ़ लेती है तो वहां पे कौन सी शब्द शक्ति होती है। मतलब कि शब्द को सुनने या पढ़ने के बाद पाठक या श्रोता जो है ना वो अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा लेता है। तो वहां पे जो अपने हिसाब से अर्थ लगाएगा वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होगी। क्यों? क्योंकि अभिधा में क्या होता है कि मुख्यार्थ लिया जाता है, जो शब्द का मुख्य अर्थ होता है, या वाच्यार्थ भी जिसे हम कहते हैं। लक्षणा में लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि व्यंजना में देश काल और परिस्थिति के अनुसार मुख्यार्थ और वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न जब अर्थ ग्रहण किया जाता है तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना के 2 भेद है बच्चों, एक तो होता है शाब्दी व्यंजना और एक होता है आर्थी व्यंजना, है ना, शाब्दी व्यंजना और एक होता है आर्थी व्यंजना। तो ये 2 इसके भेद हो गए व्यंजना शब्द शक्ति के। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला हमारा प्रश्न है, हाँ अगले क्वेश्चन नेक्स्ट है कि बाजार एक जादू है और यह जादू
आंख की राह काम करता है। इस वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? तो यहाँ पे शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति, क्योंकि बाजार एक जादू हो नहीं सकता। मतलब बाजार में जादू होता है, एक आकर्षण होता है जो ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो लक्षणों के आधार पर अर्थ हमें ग्रहण करना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे है लक्षणा शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि कोस कोस पर पानी बदले, और यहां पे आपको रिक्त स्थान यहाँ बताना है। कोस पर बानी, कितने कोस पर बानी? बानी का मतलब होता है वाणी, वाणी का मतलब होता है भाषा, बोली, है ना। तो बोली कितने कोस के अंतराल पर बदलती है? तो 4 कोस सही जवाब आएगा कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। तो ऐसे आपको ये ना मुहावरे लोकोक्तियां इस तरीके की याद रखनी है, व्याकरण में पूछे जा सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है अपना 8वां कि विचार विनिमय के मौखिक और लिखित माध्यम को क्या कहते हैं? तो विचार विनिमय का मतलब होता है हमने भावों को आदान प्रदान करना, भावों का आदान प्रदान करना। मौखिक रूप से हम करते हैं बोल करके, या लिखित रूप में हम करते हैं तो वो भाषा कहलाती है। भाषा के माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कंप्लीट जो अपन प्रश्न कर रहे हैं, ये टोटल अपने 2000 प्रश्न उत्तर हैं। और ये 2000 प्रश्न उत्तर एक साथ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, EDUCATION, है ना, RISE। ये ऐप आपको मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप इस ऐप में जा सकते हैं, जहां पर आपको पूरे 2000 प्रश्न मिलेंगे। और इसके अलावा हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्न मिलेंगे। वहां पे आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कोर्सेज हमारे अवेलेबल हैं। कंप्लीट कोर्स भी अगर आप लेना चाहते हैं ना, ओनली 99 रुपए में हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं। अगर आप मॉडल पेपर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मॉडल पेपर्स हम आपको दे रहे हैं बच्चों ओनली 29 रुपीज में, ओनली 29 रुपीज में मॉडल पेपर्स रहेंगे। ओनली नोट्स अगर आपको चाहिए सब्जेक्ट वाइज तो केवल 11 रुपए में, ओनली 11 रुपए में हम आपको पूरे एक सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल करवाते हैं। इसी तरीके से अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमने जो है वो हिंदी कंपलसरी की टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज हमने जारी कर दी है। तो 29 रुपीज़ में आपको ये जो है वो 21 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज मिलेगी पूरी की पूरी, है ना। ओनली 21 रुपीज़ में कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो इस तरीके से हमारे कोर्सेज हैं। आइए सारे कोर्सेज आपको इस ऐप में मिलेंगे। और अगर आपको ये ऐप सर्च करना नहीं आता है तो ये हमारा एक नंबर है, इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज देना तो आपको लिंक मिलेगा 9079622989। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है कि भाषा के मौखिक रूप को अंकित करने के लिए जो चिन्ह बने हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लिपि कहते हैं, है ना। जैसे कि अपनी हिंदी की लिपि है देवनागरी, मतलब जितनी भाषा है वो किसी न किसी लिपि में लिखी जाती हैं। लिपि की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है, प्रत्येक लिपि की अपनी अलग विशेषताएं होती है। जैसे कुछ भाषाएं जो है वो दाहिनी तरफ से बाईं तरफ लिखी जाती है, कुछ भाषाएं जो है वो बाईं तरफ से दाहिनी तरफ लिखी जाती है। तो क्यों लिखी जाती है? क्योंकि उसकी लिपि पे डिपेंड करता है उसकी लिपि क्या है। ये लिपि की विशेषता होती है, लिपि में उसकी जो विशेषताओं के आधार पर भी भाषाएं जो है वो लिखी जाती हैं। तो जो चिन्ह होते हैं भाषा के वो लिपि कहलाते हैं। ठीक है। अगर प्रश्न बनता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है बच्चों, तो हिंदी की जो है, हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, इनकी लिपि जो है बच्चों है देवनागरी लिपि, है ना, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और ये देवनागरी जो लिपि है ये अपनी भारत की प्राचीन 2 भाषाएं खरोष्टी और ब्राह्मी जो लिपियां थी उसी का आगे बढ़ करके उसी में से देवनागरी लिपि का जो है वो आविष्कार जो है वो विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां प्रश्न है कि नोटिफिकेशन शब्द का पारिभाषिक अर्थ बताइए। तो ये जो पारिभाषिक शब्दावली में से प्रश्न पूछे जाएंगे उसका अर्थ बताना है आपको। नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? सूचना होता है, स्पष्टीकरण होता है, अधिसूचना होता है या फिर अनुवीक्षण होता है। तो बच्चों नोटिफिकेशन का अर्थ होता है अधिसूचना, है ना। नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सा। अगला हमारा क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन का अर्थ हो गया अधिसूचना, आपने लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है कि स्वायत्त शब्द
का अंग्रेजी शब्द कौन सा है? ये भी एक पारिभाषिक शब्दावली में से लिया हुआ है। पहला है ऑटोनॉमस, दूसरा है ऑटोमेटिक, तीसरा है अवार्ड और चौथा है आर्टिकल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है स्वायत्त। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है अगला हमारा 12वां प्रश्न है कि आत्मपरिचय कविता में कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो बच्चों, आत्मपरिचय जो कविता है हरिवंश राय बच्चन साहब की, इसमें ऑप्शन 1 है मस्ती का संदेश, ऑप्शन बी है हंसी का संदेश, ऑप्शन सी है सुधारवाद का संदेश और ऑप्शन डी है निष्क्रियता का संदेश। तो कवि मस्ती का संदेश देना चाहता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला प्रश्न है 13वां कि हिंदी को संविधान सभा ने रिक्त स्थान है ना को भारत की राजभाषा स्वीकार किया था। तो भारत की राजभाषा 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। तो ये जो प्रश्न है ना, ये जो 14 सितंबर है, इस तारीख को प्रतिवर्ष 14 सितंबर को प्रतिवर्ष जो है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। देश में हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां प्रश्न है बच्चों कि भारत की प्राचीन लिपियां और थी। तो कौन कौन सी थी? ब्राह्मी और खरोष्ठी। हमने पिछले प्रश्न में इसे देख लिया था। ये भारत की प्राचीन लिपियां हैं। ये सारे प्रश्न आए हुए परीक्षा में ध्यान रखना, आगे भी आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर आया वो प्रश्न तो नहीं आएगा, लेकिन बिफोर लास्ट ईयर और उससे पहले जो आए हुए हैं वो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। एक और नया प्रश्न हमारा है कि व्याकरण के अंग हैं। तो व्याकरण के बच्चों 4 अंग होते हैं। ये प्रश्न भी आया हुआ परीक्षा में, इसलिए ढंग से पढ़िएगा, ढंग से समझिएगा। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आप समझिए कि हिंदी भाषा की अपनी जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में टोटल जो है उसमें एक तो क्या होता है कि स्वर होते हैं, है ना, स्वर प्लस व्यंजन। तो इस तरीके से टोटल वर्ण बनते हैं। तो स्वर होते हैं 11, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन होते हैं बच्चों, स्वर 11 होते हैं और व्यंजन है 33। तो इस तरीके से ये टोटल हो गए 44 वर्ण हो गए। तो हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या होती है 44, व्यंजन होते हैं 33 और स्वर होते हैं 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न है, हाँ, व्यंजनों की संख्या 33 है। 17वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी है? तो अभी हमने देखा 11 स्वर 33 व्यंजन, टोटल वर्ण हुए 44। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन ए। तो ये जो बच्चों हमने आज किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज है बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे हम, इसे लगातार आपको मिलती रहेगी और इसे हम और बढ़ाएंगे। धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहे हैं। जैसे पहले 10 करते थे, फिर हमने 15 किए, 17 किए, बढ़ाएंगे इसे, क्योंकि अब एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा आप लोगों को भी थोड़ा जो है वो अब थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, शाम को इवनिंग में हमारी 7 बजे जो है बच्चों, ये एक लाइव क्लास होती है पॉलिटिकल साइंस की, है ना, राजनीति विज्ञान की हमारी लाइव क्लास होती है। तो इस राजनीति विज्ञान की इस लाइव क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कर सकते हैं। इसी तरीके से शाम को 8:30 बजे होती है हमारी भूगोल की लाइव क्लास, और ये भूगोल की लाइव क्लास भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। भूगोल की लाइव क्लास अब हमारी 2-3 दिन के बाद कंप्लीट होने को आई है, तो उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे हिस्ट्री की क्लास। तो अगर आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, अगर आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, अगर आपका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, है ना, और कंपल्सरी सब्जेक्ट तो दोनों हैं बच्चों अपने, तो कंपलसरी सब्जेक्ट है हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी। ये सारे सब्जेक्ट्स की हम कंप्लीटली आपको यहाँ पे कराते हैं प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में और एक इंटरेस्टिंग क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।